देश प्रदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से। मुंबई से सटे पालघर में 48 साल के गरीब आदिवासी कालू धर्मा पवार ने खुदकुशी कर ली है। कालू धर्मा ने साल भर पहले अपने बेटे की मौत पर शव के कफन के लिए गांव के ही रामदास नाम के व्यक्ति से 500 रुपए उधार लिए थे। बदले में रामदास ने कालू को अपने खेत में मजदूरी के लिए रखा था। रामदास कालू धर्मा को बहुत परेशान करता था और इसी से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। अब कालू की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने रामदास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। असम में आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। 3 दिवसीय इस यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी से की। सर्बानंद सोनोवाल 3 दिवसीय इस यात्रा में 500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसमें वो जोरहाट, डिब्रूगढ़, नौगांव जैसे जिलों में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद राज्य में सोनोवाल का ये पहला दौरा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज से असम में भी शुरू हो चुकी है। आज से 3 दिन के लिए असम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 500 किलोमीटर की जैसे यात्रा करेंगे असम में, और इसकी शुरुआत आज यहाँ पे गुवाहाटी एयरपोर्ट में हुई है। आज वो पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार असम पहुँचे हैं और उनका स्वागत किया है राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्य के बीजेपी के प्रमुख भवेश कलिता और बीजेपी के बाकी नेता। बहुत उत्साह है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच। अब देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता ने घेर के रखा है सोनोवाल का। करीबन 500 किलोमीटर के वो सफ़र करेंगे जो आज यहाँ पे गुवाहाटी एयरपोर्ट से शुरू होने वाला है। आज उनका सफ़र गुवाहाटी में रहेगा, इसके बाद वो मोरीगांव, नौगांव और इसके बाद जोरहाट और डिब्रूगढ़ जो जिला उनका गृह जिला है वहाँ पे जाके इस यात्रा को समाप्त करेंगे। और इस यात्रा में वो बहुत से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं इनके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे असम में। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है, इस यात्रा का मूल उद्देश्य है कि बीजेपी के जो नए जो मंत्री हैं उनका जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ वो कनेक्ट कर पाएँ। और इसी तरह पूरे देश में 20,000 किलोमीटर की जैसा लंबा यात्रा चलेगा और इस यात्रा में 40 से भी ज़्यादा केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। असम में इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। असम में इस यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है और अगले 3 दिन जो केंद्रीय मंत्री हैं असम से सर्बानंद सोनोवाल वो यात्रा करेंगे। ये पहली बार सोनोवाल असम में लौट के आए हैं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, और 500 किलोमीटर का यात्रा यहाँ से गुवाहाटी एयरपोर्ट से अब शुरू हो रहा है। गुवाहाटी से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर बिहार से। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप में जारी जंग में अब तेज प्रताप नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि तेज प्रताप बड़े भाई हैं, तो वो अलग बात है। माता पिता ने हमें ये बात सिखाई है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में रहो। इसके पहले तेज प्रताप ने तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें तेजस्वी से मिलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज सुबह सुबह तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया है जिसमें दोनों भाइयों की तस्वीर है और साथ ही लिखा है कि चाहे जितना षड्यंत्र करो, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी तोड़ नहीं पाओगे। ये ट्वीट भी आपको दिखाते हैं जो तेज प्रताप यादव ने किया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि थोड़ा उनके रुख में नरमी आई है और ये जो खींचतान आपसी दोनों भाइयों में चल रही थी वो थोड़ा सा यहाँ पर रुकती हुई नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण अर्जुन की ये जोड़ी को तोड़ नहीं पाओगे। जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात तो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। तो ठीक है, बात जो है जगन्नाथ सिंह से नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? नाराजगी होती रहती है लोगों की।
गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे पंजाब के किसानों ने जालंधर में NH1 का रास्ता रोक दिया है। किसान कल से रास्ता जाम करके बैठे हुए हैं और किसान रेल पटरियों पर भी बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि आज शाम तक सरकार उनसे बात नहीं करेगी तो वो पंजाब बंद का आह्वान करेंगे। पंजाब सरकार ने कल ही गन्ने के दाम 15 रुपए क्विंटल बढ़ाए हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि ये दाम 400 रुपए क्विंटल किए जाएं। इसके चलते किसानों ने पूरे पंजाब में धरना प्रदर्शन किया। हमने मान लिया कोई बात नहीं, हम तब तक बैठे हैं। ये हाईवे भी जो है हमारा बंद रहेगा और ट्रेन ट्रैक भी हम उसको बंद करके रखेंगे। जब हमारी बात कोई गवर्नमेंट के साथ फाइनल होगी तभी इसको छोड़ेंगे, नहीं तो तब तक इसको बिल्कुल बंद करके रखेंगे। बिल्कुल हमारे सभी हमारी बहनें ही हैं, अपने भाइयों के राखी बांधने जाती हैं, तो हम तो सबसे निवेदन करेंगे, अपनी बहनों को ये भी बोलेंगे या मोर्चे पे भी आए हमारी बहनें, हमको आके राखी बांधे अपने भाइयों को और ये सबूत दें कि हम अपने भाइयों के साथ हैं। तो ये हमारी बहनों के लिए कल का रोज हम कोशिश करेंगे कि कल का रोज छूट रहे, नहीं तो पूरा पंजाब बंद करेंगे। खरीफ के मौसम में आई बाढ़ का कहर रबी में भी दिखने की आशंका है, खासकर ग्वालियर चंबल में, जहां चंबल कोटा बैराज राजस्थान से मध्य प्रदेश के भिंड तक 15,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। चंबल नहर 300 से ज्यादा जगहों से टूट गई है। हजार करोड़ रुपए का नुकसान, 315 से ज्यादा जगहों से टूटी नहर, 1 लाख किसानों की लगभग 3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सूखे की आशंका। 1962 में कोटा बैराज से मध्य प्रदेश के भिंड तक चंबल नहर का जाल बिछाया गया। राजस्थान में 125 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 400 किलोमीटर का सफर चंबल के भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में ये नहर पूरा करती है। चंबल मेन कैनाल कोटा बैराज से सबलगढ़ तक लगभग 300 किलोमीटर चलकर अंबाह ब्रांच कैनाल व मुरैना ब्रांच कैनाल में बढ़ जाती है, जिससे रबी में गेहूं, सरसों, चना, दलहनों की सिंचाई होती है, जो इस बार मुश्किल है। नहर टूट गई हमारी और मकान भी बह गए साहब, और बहुत नुकसान फसल में भी हो गया हमारा। पानी नहीं आया तो सिंचाई नहीं होगी हमारी। नहर टूट गई और हम फसल कैसे करांगे, सरसों कैसे करांगे और क्या खाएंगे हम। माँ कहता ना कच्ची फसल नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे। तो कितनी जगह टूट गई है ऐसी? जे बहुत जगह टूट गई। परेशानी तो पूरी हुई, अब फसलों में पानी कैसे लगेगा, टूटी डली है तो पानी नहीं आएगा, निकलेगा, खेतों बर्बाद होंगे, गेहूँ सरसों होगी, उनमें नुकसान होगा। लगभग 58 साल पुरानी चंबल मुख्य नहर की मुरैना, श्योपुर जिलों के 150 किलोमीटर से अधिक के इलाके में 300 से ज्यादा जगहों पर दीवारें टूट गई हैं, जिससे पानी पहुंचाना संभव नहीं होगा। सिंचाई विभाग का भी कहना है कि इसे ठीक करने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। पार्वती एक्वाडक्ट से लेकर के हमारी सबलगढ़ तक जो है ना सीआरएमसी में ही ज़्यादा करीबन 100-150 जगह जो है ना नुकसान हुआ है। एक दो एक्वाडक्टों का भी नुकसान हुआ है भारी वर्षा के कारण और बाढ़ के कारण। तो इसके सारे जो है ना हमने आकलन कर लिए हैं और इसकी टेंडर की कार्रवाई शीघ्र ही जो है ना की जा रही है। हमारा ये लक्ष्य है कि हम जो है सितंबर के प्रथम सप्ताह में उस पर एजेंसी फिक्स करके अक्टूबर माह के लास्ट तक जो है ना उस काम को कराने की पूरी जो है ना वो कोशिश है, वो कराएंगे। इस नहर को ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री से कहना है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, जल्दी से जल्दी बजट भेजे एरीगेशन में, जिसे जल्दी, क्योंकि रबी की फसल आने वाली है, 1.5 लाख किसानों की फसल नष्ट हो जाएगी। हमने पहले भी बताया था कि कैसे 3 दिनों में भारी बारिश में मध्य प्रदेश में 34 करोड़ रुपए के पुल बह गए, जो सिर्फ 5 से 10 साल पुराने थे। चंबल नहर थोड़ी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसके भी कई हिस्से टूट गए हैं। सरकार कह रही है सड़क, पुल, पुलिया बनने में वक्त लग सकता है। सड़कें बनने में, पुल बनने में थोड़ा समय लगेगा। मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बिजली लगभग रिस्टोर हो गई, फिर से व्यवस्थित हो गई, क्योंकि ट्रांसफार्मर डूब गए थे, लाइनें ध्वस्त हो गई थी, फिर से वो खड़ी करने का काम हो रहा है। तो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है उसको भी तेजी से बनाने का काम करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल राहत कार्य के लिए 12 मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें 12 विभागों को जोड़ा गया है। ये सच है कि हाल के वर्षों में ग्वालियर चंबल में कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई और इतना व्यापक नुकसान नहीं हुआ। चंबल में बाढ़ आती भी थी तो धीरे धीरे, जिससे लोगों को संभलने का मौका मिल जाता था, लेकिन इस बाढ़ ने इस बार विभीषिका के अलावा भ्रष्ट तंत्र को भी उजागर करके रख दिया है। मुरैना से उपेंद्र गौतम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना ने स्कूली शिक्षा पर बड़ा प्रहार किया है। झारखंड में बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल अब खुल गए हैं, लेकिन छोटे बच्चों की पढ़ाई को बहुत नुकसान हो रहा है। इस प्रदेश में बड़ी तादाद में नक्सली इलाके भी हैं। खामियाजा हर तरफ से इन 2 सालों में साक्षरता पर पड़ा है, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों परेशान हैं। देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक झारखंड के बंद स्कूल बच्चों की उम्मीदों पर भारी पड़ रहे हैं, खास तौर पर उनकी जो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ते हैं। कोरोना की वजह से ये बच्चे तकरीबन 2 वर्षों से स्कूलों से दूर हैं और ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादातर के लिए तकरीबन असंभव ही है। अर्थशास्त्री जॉन ड्रेस और रितिका खेड़ा ने झारखंड के 4 गांवों में घर घर जाकर हाल ही में एक सर्वे किया। उन्होंने 150 बच्चों से बात की, जिनमें से तकरीबन 75% एक भी शब्द नहीं पढ़ सके। इसे महामारी का ही असर कहा जाएगा, क्योंकि एनजीओ प्रथम की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले 30% बच्चे ही दूसरी क्लास के स्तर की पढ़ाई कर सकते थे। झारखंड की राजधानी रांची से 110 किलोमीटर पश्चिम में नक्सली असर वाले लातेहार जिले के कुटमू गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 12 साल का सुधीर कुमार अपनी 5वीं की किताब में बुनियादी शब्द भी नहीं पढ़ सका। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उसके घर में स्मार्टफोन नहीं है। उसे हाल में ही कक्षा 5 से 6 में प्रमोट किया गया है। पहले थी सुबह सुबह उठता था, नहा के स्कूल जाते थे, तो कोरोना नहीं, लॉकडाउन जब से लगा है तब से नहीं जा रहे हैं स्कूल। और पढ़ाई लिखाई कैसे होता है? पढ़ाई लिखाई का कैसे होगा, कुछ नहीं होता है पढ़ाई लिखाई। तुम अभी जो किताब पढ़ रहे थे सही से नहीं पहले पढ़ लेते थे? हाँ, पढ़ लेते थे पहले। 5 किलोमीटर दूर डुम्बी गांव में ऐसी ही कहानी नीता कुमारी से जुड़ी है, जिसको हाल में ही 7वीं कक्षा से 8वीं में भेजा गया है। क्या पढ़ रही हो? जोर जोर से पढ़ो, क्या जो है पढ़ो। अभी बच्चे लोग कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जो पढ़ाई किए हुए थे वो भूल गए। भूलिए ना, 2 साल हो गए तो क्या है। एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन या असर 2020 के मुताबिक झारखंड के 70% बच्चे कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में करते हैं, लेकिन स्कूल बंद है, शिक्षक गैर हाजिर हैं और सामुदायिक या घर पर पढ़ाई का कोई सही मॉडल ना होने की वजह से कोरोना के दौरान सब कुछ बहुत पीछे चला गया है। झारखंड में उन बच्चों के लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया गया जो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। हम ये नहीं कह रहे कि सामान्य कक्षाएं फौरन शुरू की जाए, लेकिन हमको लगता है कि स्कूल खुलने चाहिए और शिक्षकों को वहां रहना चाहिए। कम से कम वो बच्चों की पहुंच में तो रहे, ताकि बच्चों के स्कूल के साथ श्रृंखला बनी रहे, जो कुछ हद तक टूट चुकी है। कोरोना का असर कम होने के बाद जब सारे स्कूल खुल जाएंगे तो तकरीबन 2 वर्षों के दौरान स्कूली छात्रों ने जो कुछ खोया है उसे वापस हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। लातेहार के डुम्बी गांव से संजीव के साथ हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।